नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम एक्ट ऑफ 1909 के बारे में पढ़ेंगे। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के नाम से भी जानते हैं, या इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1909 से भी जानते हैं, या फिर इसे मॉर्ले मिंटो एक्ट भी बोला जाता है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट। मॉर्ले किसके नाम पे? लॉर्ड मॉर्ले। उस टाइम पे जब ये पास हुआ था एक्ट, उस टाइम पे लॉर्ड मॉर्ले थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट याद कीजिए, हमने पढ़ा था 1858 का एक्ट जो पास हुआ था, उसमें ये पोस्ट क्रिएट की गई थी इंडिया के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और लॉर्ड मिंटो कौन थे? लॉर्ड मिंटो जिस टाइम पे पास हुआ था वो थे वॉयसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया के वॉयसरॉय लॉर्ड मिंटो थे उस टाइम पे 1909 में। तो उन्हीं के नाम पे, इन दोनों के नाम पे इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट भी जाना जाता है, कहा जाता है। इसमें क्या क्या प्रोविजन थी? फर्स्ट प्रोविजन थी, इसने जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज था वो बढ़ा दिया, मतलब मेंबर इंक्रीज कर दिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी मेंबर सदस्य हुआ करते थे, सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों में, सेंट्रल लेवल पे थी जो प्रोविंशियल लेवल पे थी, मतलब केंद्र में और राज्य में जो थी, उस लेवल में दोनों पे मेंबर इंक्रीज कर दिए। नंबर ऑफ मेंबर जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, जो सेंट्रल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें जो मेंबर थे पहले 16 हुआ करते थे, वो 60 कर दिए, 16 से 60 बढ़ा दिए। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें मेंबर यूनिफॉर्म नहीं थे, मतलब हर प्रोविंस में अलग अलग मेंबर थे डिफरेंट, उनको भी इंक्रीज़ किया गया। सेकंड इसमें प्रोविज़न क्या थी? सेकंड इसकी प्रोविज़न थी कि जो ऑफिशियल मेजोरिटी है उसको तो रिटेन रखा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को इंक्रीज़ कर दिया। कैसे? कि मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, हमने पढ़ा था 1892 के लेक्चर में, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को इंक्रीज़ किया था और 1861 में नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट करना स्टार्ट किया था। नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडियन को बोला जाता था। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी वॉइसरॉय की, उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन इस एक्ट में ऑफिशियल मेंबर हुआ करते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और नॉन ऑफिशियल इंडियन को बोलते थे। अब जो सेंट्रल की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसमें भी होते थे नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल मेंबर, और प्रोविंशियल लेवल की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसमें भी नॉन ऑफिशियल होते थे और नॉन ऑफिशियल और ऑफिशियल मेंबर होते थे। तो सेंट्रल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो ऑफिशियल मेंबर ज़्यादा होते थे, इस एक्ट के थ्रू ज़्यादा रहे, रिटेन रखे कि ऑफिशियल मेंबर ही ज़्यादा रहेंगे, और जो इंडियन है, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है वो कम रहेंगे। लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, जो इंडियंस थे, उनकी संख्या बढ़ा दी ऑफिशियल मेंबर से, मतलब इनकी मेजोरिटी ज़्यादा हो गई, नॉन ऑफिशियल मेंबर की इंडियंस की ज़्यादा हो गई प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। तो ये लिखा है इसमें, देखो, इस रिटेन्ड द ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑफिशियल मेजोरिटी रही, ये ज़्यादा, इनकी संख्या ज़्यादा रही, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी को डाइल्यूट कर दिया, अलाउ कर दिया। नेक्स्ट इसमें प्रोविजन थी, इट इनलार्ज द डेलीगेटिव फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके फंक्शन को इंक्रीज कर दिया। कैसे? कि वो अब क्या है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल के। याद कीजिए, हमने पढ़ा था किसमें? हमने पढ़ा था 1892 के एक्ट में पढ़ा था कि ये जो अधिकार दिया गया बजट को डिस्कस करने का और क्वेश्चन पूछने का, जो अधिकार दिया गया, ये राइट दिया गया मेंबर को, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को, वो 1892 के एक्ट में दिया गया। लेकिन इस एक्ट में क्या है, वो क्या है, बजट का रिजोल्यूशन मूव कर सकते थे खुद ही मेंबर, बजट के लिए पास करने के लिए रिजोल्यूशन लाते, मतलब पेपर होता था एक, रिजोल्यूशन क्या है, कितना बजट चाहिए पूरे ब्रिटिश टेरिटरी के लिए, वो रिजोल्यूशन अब मेंबर मूव कर सकते थे। दूसरा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे। उस 1892 के एक्ट में क्या था, क्वेश्चन पूछ सकते थे, अगर दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे कि एक क्वेश्चन के बाद मान लो जवाब दे दिया जो भी वहाँ पे अध्यक्ष है उस हाउस में, लेकिन काउंसिल में जो भी हेड कर रहा है, चेयरमैन है काउंसिल का, तो दूसरा क्वेश्चन उसके बाद नहीं पूछ सकते थे। लेकिन इसमें क्या है, एक क्वेश्चन पूछा, उसने जवाब दिया, फिर दूसरा उसके बाद पूछ लिया, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, इसे बोलते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे, अलाउ कर दिया था इस एक्ट में, ये याद रखना है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते थे बजट में, और मूव रिजोल्यूशन, बजट का रिजोल्यूशन है उसको मूव कर सकते थे। नेक्स्ट इसमें क्या था, नेक्स्ट था थी फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार क्या है, इंडियंस को वॉइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एसोसिएट किया। मतलब पहले इसमें क्या था, इसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं जिनको इंडियंस को बोला जाता था, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो 1861 एक्ट से स्टार्ट किए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। आपको पता है कि वायसराय की, जो वायसराय है उसकी दो काउंसिल हुआ करती थी, पहला एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1861 से लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर इंडियंस को इंक्लूड किया गया, समझे। लेकिन इस एक्ट के थ्रू, 1909 के एक्ट के थ्रू क्या है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी इंडियंस को इंक्लूड किया गया, इंडियंस को। अब समझ आया कि 1861 से लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो इंडियन थे ही, जो 1861 एक्ट से शुरू किया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर इंडियंस को
नॉमिनेट करना नॉन ऑफिशियल मेंबर बोला जाता था, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल में के बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को इंक्लूड करना शुरू किया 1909 के एक्ट ने। तो ये देखो, ये लिखा है यहाँ पे, फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसरॉय एंड गवर्नर, मतलब स्टेट लेवल पे भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल गवर्नर की, उसमें भी, और सेंट्रल लेवल पे भी इंडियंस को इंक्लूड किया। और जो सेंट्रल लेवल पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें फर्स्ट मेंबर थे, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये बहुत बार पूछ चुके हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ये नाम याद रखना है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उन्होंने ज्वाइन किया था और इन्हें एज ए लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया, सत्येंद्र नाथ सिन्हा को। नेक्स्ट इसमें प्रोविज़न थी क्या, नेक्स्ट थी जी आपकी कि इसने फॉर द फर्स्ट टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम के लिए इंट्रोड्यूस किया। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये देखो सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इसमें होता क्या था कि इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए शुरू की गई, स्टार्ट की गई, इंट्रोड्यूस की गई इस एक्ट के थ्रू। मतलब इसमें मुस्लिम ही, जब इलेक्शन होगा ना, मुस्लिम ही इलेक्शन कैंडिडेट खड़े होंगे, फाइट करेंगे इलेक्शन, और मुस्लिम ही वोट करेंगे, मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे। मुस्लिम कैंडिडेट ही इलेक्शन में खड़ा होगा जिस टेरिटरी से, मान लो ये एक पूरी टेरिटरी है, इसमें ये टेरिटरी, ये एरिया मुस्लिम को दे दिया, मुस्लिम ही कैंडिडेट यहाँ से खड़ा होगा और मुस्लिम ही वोट करेंगे। और जो कैटेगरी हैं, जिस भी हिंदू धर्म के, सिख के, किसी ईसाई धर्म के, वो वोट नहीं करेंगे, सिर्फ मुस्लिम ही वोट करेंगे, मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़े होंगे। इसका सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है, ये यहाँ पे लिखा है, अंडर दिस मुस्लिम मेंबर वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर्स। तो इस एक्ट ने कॉम्युनलिज्म को इस तरह से लीगलाइज कर दिया। लॉर्ड मिंटो को इस तरह से फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट बोला जाता है। कॉम्युनल मतलब कॉम्युनल इलेक्टोरेट का जनक, फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट लॉर्ड मिंटो को बोला जाता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट कौन है, लॉर्ड मिंटो। इस टाइम पे वायसरॉय यही थे जब ये एक्ट बना था। आगे इसमें क्या था कि इसने क्या सेपरेट इलेक्टोरेट और किसी के लिए भी रिप्रेजेंटेशन दी। एक तो मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन और भी समुदाय को दी, जो कम्युनिटी हैं। एक तो प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन को दी, सेकंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दी, यूनिवर्सिटीज़ को दी और जमींदार्स को। तो याद रखना है, इसमें स्टेटमेंट में आ जाए कि 1900 एक्ट ने ओनली इट प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ओनली टू मुस्लिम, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसके साथ साथ उसने जमींदार को भी, यूनिवर्सिटीज़ को भी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की। तो इस तरह से हमारा 1909 का एक्ट ख़त्म होता है। इसके बाद आता है हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो 1919 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये से 1909 मतलब 1909 और 1919, 1919 और 1935, इन एक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी भी और पीसीएस भी कोई एग्जाम। तो अगले एक्ट में पढ़ेंगे हम 1919 के बारे में, इसमें क्या प्रोविज़न थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो इसके लिए तब तक करिए आप इंतज़ार।